अभी ज़ीशान ने जिस तरह टर्किश बुर्सरी की एप्लीकेशन आपको बताई किस तरह फिल करनी है और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है, ये तो आपने कर लिया, लेकिन मैं आपको एक टर्की में पढ़ने का एडवांटेज बताता हूँ कि इधर पढ़ने के क्या आपको ना फ़ायदा हासिल हो सकते हैं। इसका जो बेस्ट चीज़ जो हमने एक्सपीरियंस की वो था एरास्मस। एरास्मस यूरोपीय यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं, के आपस में एक कोलैबोरेशन प्रोग्राम होता है। उसमें मतलब कि ये आप एक्सचेंज प्रोग्राम की तरह, जिस तरह इसने पहले मेवलना एक्सचेंज प्रोग्राम बताया, मेवलना एक्सचेंज प्रोग्राम ये एशियन कंट्रीज मिडिल ईस्ट के हैं, आई थिंक सो आपस में इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। लेकिन एरास्मस में यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज़ के आपस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बच्चे यहाँ से पूरे यूरोप में कहीं पे भी सेमेस्टर 3 माह के सेमेस्टर के लिए एक सेमेस्टर के लिए जा सकते हैं, या 2 सेमेस्टर के लिए जा सकते हैं, या इंटर्नशिप प्रोग्राम पे जा सकते हैं 3 माह के लिए या 2 माह के लिए। मैक्सिमम 3 माह और सबसे कम 2 माह के लिए जा सकते हैं। तो ये मोस्टली जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उनकी इंग्लिश अच्छी होती है तो ये विन कर ही लेते हैं। हम जितने भी पाकिस्तानी हैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट 80 to 90% पाकिस्तानी स्कॉलरशिप एरास्मस को विन कर लेते हैं, और इसकी फंडिंग भी बहुत अच्छी होती है। ऑलमोस्ट 400 यूरो से 600 यूरो पर मंथ ये देते हैं आपको। तो इसके बहुत बेनिफिट्स हैं एरास्मस प्रोग्राम के। इसके क्या कहते हैं, जो हम लोग थे, हम दोनों पोलैंड गए थे एरास्मस स्कॉलरशिप। ये था बिदगोश सिटी में, मैं पोजनान में था। ज़ीशान ने ओवाइन मालिकुलर जेनेटिक्स पे काम किया था और मेरा काम था ह्यूमन माइक्रोफ्लोरा के ऊपर। और क्योंकि मैं वहाँ पे काम करके आया हूँ, कंपैरिजन में बात कर सकता हूँ, पाकिस्तान में भी पढ़ा हूँ, तुर्की में भी, पोलैंड में भी, वहाँ पे बड़ी वेल इक्विप्ड लैब्स थी। बड़ा मज़ा आया काम करने का, काम सीखा। राइटिंग स्किल के ऊपर आपके फोकस करते हैं, तो मेरे लिए तो वो बहुत यूज़फुल एक्सपीरियंस था। तो ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जब आप एक इंटरनेशनल आप निकलते हैं ना, जब पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं, रास्ते खुलते रहते हैं आपके लिए, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम की तरफ आप मूव करते हो। टर्की का बेस्ट बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पे एरास्मस प्रोग्राम के जरिए आपकी यूरोप तक एक्सेस इजी हो जाती है। तो हम लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, आपसे इसलिए शेयर कर रहे हैं। तो बाकी इसके साथ साथ हम लोगों ने 2 से 3 प्रोजेक्ट्स में उधर काम किया है। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स थे वो। अब हम उनकी पब्लिकेशंस में भी शामिल हैं। तो इसका हमें ये फ़ायदा हुआ कि प्रोजेक्ट्स में काम करने के साथ साथ हमें पब्लिकेशंस में भी हमारा नाम आ रहा है एज ए को-ऑथर। तो उसके अलावा ये सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ कि हम लोगों ने जो यूरोप के मेजर कंट्रीज़ हैं, जैसे जर्मनी, फ्रांस, उसके बाद स्पेन, इनको विज़िट किया। और इससे हमें हमारे अंदर एक कम्युनिकेशन जो बैरियर था वो ख़त्म हुआ, कॉन्फिडेंस हमारा अच्छा हुआ। उसके बाद नेटवर्किंग हमारी अच्छी हुई, कनेक्शंस एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस और प्रोजेक्ट्स को डील करना, ये बहुत हमारे अंदर चीज़ें डेवलप हो गई। और अब हम बिल्ड हुए हमारे बेसिकली मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोगों से काम किया, उनके साथ काम करना, सीनियर्स जो थे, जो डॉक्टरेट स्टूडेंट्स थे, पोस्ट डॉक स्टूडेंट्स थे, उनके साथ मिलके काम करने में आपको पता लगता है, आप सीखते हैं। तो इस चीज़ का, और ये आपको ये नहीं कि आप टर्किश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे ही आएँ और यहाँ पे टर्की में पढ़ें और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को हंट करें। मैं और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि जिस तरह हम लोग इधर ट्यूशन फीस पे करते हैं सेमेस्टर की, वो पाकिस्तानी मैक्सिमम 27,000 या 26,000 रुपीज़ बनती है एक सेमेस्टर की फीस। इधर के 900 या हमारी 1000 लीरा फीस है, वो आजकल पाकिस्तानी 25,000 बनती है एक सेमेस्टर की फीस। और हमारे सारा लिविंग एक्सपेंडिचर सारा मिला के हमारा खर्चा 16-17 हज़ार पाकिस्तानी होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मुझे पता है, मैंने युवास में अपने पहले सेमेस्टर की एमफिल की फीस जमा करवाई थी, वो मोर देन 70,000 पाकिस्तानी रुपीस थी। इधर के 2 सेमेस्टर से ज्यादा, 2 सेमेस्टर की फीस और पाकिस्तान के 1 सेमेस्टर की फीस मतलब के बराबर थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान में 60-70-80 हज़ार रुपया एक सेमेस्टर की फीस पे करते हैं, उनको चाहिए कि बेहतर ये है कि आप टर्की या चाइना जैसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें, इंटरनेशनल एक्सपोजर हासिल करें। और उससे सबसे बड़ी बात और मज़े की बात ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा या एक स्टूडेंट लाहौर में एमएस कर रहा है या पीएचडी कर रहा है, तो उसको 1 महीने के लिए तकरीबन 20,000 रुपया चाहिए वहाँ, कम से कम 15,000 या 20,000। तो 20,000 में टर्की में भी गुजारा हो जाता है। अच्छा आप अंकारा, इस्तांबुल जैसे बड़े शहरों में 20,000 में रहकर अपना भी गुजारा करते हैं, और फीसें मैक्सिमम 30,000 25,000 इतनी फीसें हैं यूनिवर्सिटी की यहाँ जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी। तो ट्राई करें कि डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को हंट करने की कोशिश करें। और अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले हम गैप्स की बात करते हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में गैप्स क्या हैं। जो जब मैं ग्रेजुएशन में था तो जो मुझे फील्स हुआ,
जो मुझे फील हुआ और उसके बाद जो मैं अब अपने जूनियर्स में भी महसूस करता हूँ कि उनमें ये कमियां और उनको ये चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए अपने अंदर। सबसे पहली बात ये है कि अवेयरनेस नहीं है उनमें, कि उनको पता ही नहीं है कि हमने करना है क्या। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चे का पोटेंशियल है कि वो अमेरिका जाके पढ़ सकता है, तो वो अपनी हट दर्मी और अवेयरनेस ना होने की वजह से वो पाकिस्तान में ही रह जाता है। उसका पोटेंशियल बहुत अच्छा था लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच सका। अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे कि हम इंटरनेट का अच्छा इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना। हम हर रोज़ फेसबुक पे 3 घंटे, इंस्टाग्राम पे 3 घंटे और 4 घंटे यूट्यूब पे देते हैं। 4-5 घंटे हम पबजी गेम्स और वीडियो गेम्स पे स्पेंड करते हैं। अगर उनमें से सिर्फ और सिर्फ आधे से 1 घंटा हम लोग अगर स्पेंड कर लें इंटरनेट के अच्छे यूज़ पे, तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं लाइफ के अंदर। उसके बाद डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप गूगल पे जस्ट जाके सर्च करें कि स्कॉलरशिप पोजीशन है, अपॉर्चुनिटी डेस्क है, उसके बाद opportunity.com है, youngsopportunity.com है, इस तरह के स्कॉलरशिप के नाम से कैरियर हेल्प डेस्क आप लॉगिन करें यूट्यूब, वो कैरियर हेल्प डेस्क आपको पूरी वीडियोस मिलेंगी, मतलब कि स्कॉलरशिप की अप्लाई कैसे करना है पहले स्टेप लेकर एंड तक। तो आप इस तरह की चीज़ें देखें, बहुत हेल्पफुल है ये चीज़ें। यूज़ ऑफ इंटरनेट, मतलब कि आप अच्छा यूज़ कैसे करते हैं इंटरनेट का, ये हम लोगों में पर्सनली हमारी ये जो क्या कह सकते हैं कि फ्लॉज से या लैक हम लोगों ने यहाँ पे कमियां थी, हम में ये कमियां थी और हम महसूस करते हैं बाकियों में भी। तो ये हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहे हैं कि आप लोग अभी से अगर तैयारी शुरू करें 7th-8th सेमेस्टर से, तो आप लोग अभी हमारा एक जूनियर बासित शौकत वो ऑस्ट्रेलिया में गया है कि उसने 9th और 8th सेमेस्टर में इरादा कर लिया था, आइट्स की तैयारी करना शुरू कर दी थी, और वो डिग्री के फौरन बाद उसका साल भी नहीं ज़ाया हुआ, वो ऑस्ट्रेलिया में एमफिल कर रहा है। और ट्राई करें कि आप गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स को हंट करें। उसके बाद अगर वो नहीं मिलती तो फिर आप पार्शियल फंडेड स्कॉलरशिप्स और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ जाएं। और अब एक और मैं बात आपको बताता हूँ कि यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में आपको बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जहां आप एज ए रिसर्चर काम कर सकते हैं। आपको एमएस और पीएचडी दोनों में जगह मिल जाती है। ट्राई करें कि उनमें अपनी जगह बनाने की कोशिश करें। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जैसे यूराक्सिस, आप इसको फोर्टनाइटली लाजमी सर्च किया करें। इस पे यूरोपियन कंट्रीज में आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स की डिटेल है और आपको डायरेक्ट वो कॉन्टैक्ट पर्सन के पास ले जाती है वो वेबसाइट, और आप डायरेक्टली उसको ईमेल करके अपनी सीवी और अपना लेटर ऑफ इंटेंट या जो भी आपने अपनी लाइफ में अचीव किया उसको बता सकते हो प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड। तो अगर वो आपको सूटेबल पर्सन समझता है तो वो आपसे कॉन्टेक्ट करके आपको बुला लेगा। और मिनिमम फंडिंग जो होती है वो 1000 यूरो से शुरू होती है और 4000 या 5000 यूरो तक भी पहुंच सकती है। इसी तरह परसों मैं देख रहा था स्लोवाकियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, उसके अंदर आप पाकिस्तान में अगर रिसर्च कर रहे हैं फिल्म में, मेरा ख्याल है कि आप कहीं पे भी रिसर्च कर रहे हैं तो आप रिसर्च का कुछ पार्ट अपना उस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के जरिए उस दूसरी कंट्री में जाके कर सकते हैं। जैसे स्लोवाकिया आपको ऑफर करता है कि आप इतने एडिशन के लिए हमारे पास आएँ और अपनी कुछ रिसर्च का पार्ट यहाँ पे करें। पीएचडी स्टूडेंट्स को मेरे ख्याल में वो 1 साल के लिए ऑफर करता है, एमफिल के स्टूडेंट्स को 6 माह के लिए ऑफर करता है, पोस्ट डाके 800 यूरो से लेकर 1200-1300 यूरो तक की उसकी फंडिंग है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, जो आप देख सकते हैं खुद भी। और हम इनका मेरे ख्याल में ना एट द एंड वो लिंक भी देंगे आपको उसके अंदर वर्ड की फाइल में लिंक ऐड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक भी दे सकते हैं। और उसके बाद ये कि कुछ यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस बेस पे प्रोजेक्ट्स को अनाउंस करती है कि इसमें हम लोग 3 या 4 पीएचडी स्टूडेंट्स रखेंगे और वो 4 साल के लिए फुली फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो उनमें आप अप्लाई करते हैं, आपको लिविंग स्टाइपेंड और उसके बाद ट्यूशन फ़ी बिल्कुल फ्री दी जाती है और उसके बाद आपको वीज़ा फ़ी और ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। और आप मैक्सिमम कोशिश करें कि किसी ना किसी सुपरवाइज़र से इन टच रहें थ्रू ईमेल्स। तो आप उनको एक अच्छी और हेल्दी ईमेल सेंड किया करें। हफ्ते में आप पूरा हफ्ता 3 से 4 दिन वर्क करें कि हमने इंडियन यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है और जिन जिन डिपार्टमेंट्स में या जो स्पेसिफिक रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं या टॉपिक्स हैं या प्रपोजल्स हैं आपके रिसर्च प्रपोजल्स, आप उनके रिलेटेड अपने सुपरवाइजर्स को ढूंढें, उनको ईमेल करें तो ताकि आप उनके साथ कांटेक्ट में रहें और अगर उनके पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो वो आपको बुला लें अपने पास। एक बात का यहाँ पे ज़रूर ख्याल रखिएगा क्योंकि हम लोग ये कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। हम जब स्कॉलरशिप के लिए या एडमिशन के लिए एक्सेप्टेंस लेटर किसी से ले रहे होते हैं, हम एक ही डिपार्टमेंट के 10-10 बंदों को ईमेल कर देते हैं एक्सेप्टेंस के लिए। बहुत बड़ी ये इधर हमारी यूनिवर्सिटी में हम पिछले 4-5 साल से एक ही देखते आ रहे हैं मिस्टेक्स। लोग
टीचर्स बुला के डिस्कस करते हैं आपसे कि यार ये देखें एक बंदा पूरे डिपार्टमेंट को ईमेल्स कर रहा है। वो जब डिपार्टमेंट की मीटिंग होती है टीचर्स एक दूसरे ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो कोशिश कीजिए एक यूनिवर्सिटी के अगर एक डिपार्टमेंट में आप एक ही बंदे को मुतलका बंदे को ईमेल करें, आप उसे 15 दिन बाद रिमाइंडर भेज देंगे सर मैंने आपको, अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो काइंडली आप मुझे किसी और बंदे को रेफर कर दें। तो ये और मेल सबसे तरीका कि आप मेल कितनी अच्छी लिखते हैं और उसके बाद ईमेल में आपकी सीवी जो अटैच है वो कितनी अच्छी है। इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहेंगे, रोल ऑफ पब्लिकेशन का कितना किरदार होता है आपको एक्सेप्टेंस मिलने पे। हम लोग ना जब ग्रेजुएशन में थे तो ये एक्सक्यूज सुनते हैं हम सारे के हम ग्रेजुएशन के दौरान कैसे पब्लिकेशन करें, हम तो कोर्स वर्क में बिजी हैं या करने को कुछ नहीं है। कॉमन थिंकिंग है ये हमारे स्टूडेंट्स की। हम जंग वालों की तो खास तौर पे इधर करने को कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों की पहली जो पब्लिकेशन है वो पाकिस्तान वेटनरी जर्नल में है, इंडेक्स जर्नल है, और इम्पैक्ट फैक्टर उसकी और हमने ये काम 8वें और 9वें सेमेस्टर में जंग में डॉक्टर अरफान खान साहब के साथ मिलके किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह 1.5-2 साल बाद पब्लिश हुआ है वो। तो वो हमने कैप्टिव बर्ड्स पे काम किया था, झंग का सारा एरिया, गुजरांवाला का सारा एरिया कवर किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन पब्लिक, मतलब कि एक आसान नहीं था, 1.5 से 2 साल ऑलमोस्ट लगे हैं, लेकिन पब्लिकेशन हो गई है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अगर हम लोगों ने जंग में रह के ये काम किया था, हम लोगों को भी इस तरह नहीं था कि एक इसको शौक था, एक अच्छे सीनियर मिल गए, एमफिल के जो सीनियर थे उनके साथ अटैच हुए। असफन खान एमफिल के मेडिसिन के पे एमफिल कर रहे थे, उनको देखा काम करते हुए, उनसे सीखा, उनसे लिखना सीखा। तो ये चीज़ें थी कि मतलब कि हमें गाइडलाइन मिलती गई, हमने पब्लिकेशन की तरफ तब से फोकस करना शुरू किया। तो और वही पब्लिकेशन जब हमने इधर की एक्सेप्टेंस के लिए तो हम लोगों ने हवाले दिए। और आप अब एरास्मस पे जाना था, उसके लिए भी आपको एक्सेप्टेंस चाहिए होती है जिस यूनिवर्सिटी में आपने जाना होता है। तो हम पब्लिकेशंस आपको बड़ा सपोर्ट करती हैं आपकी एक्सेप्टेंस में। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी 4-5 से ज़्यादा पब्लिकेशंस हैं और राइटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं हमारी। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने इसके लिए थोड़ा मेहनत की और अल्लाह ने भी हमें इन चीज़ों से नवाजा। तो हम भी यही सुजेस्ट करेंगे आप लोगों को कि आप इस पे फोकस करो। और अगर देखा जाए ना, प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो यहाँ सबसे पहले अगर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स की बात की जाए वहाँ पब्लिकेशन इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन अगर आपने प्रोजेक्ट्स में अपनी प्लेस बनानी है तो वहाँ आपको पब्लिकेशंस बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी, क्योंकि वो लोग आपके पोटेंशियल को इसी बेस पे जज करेंगे कि आपके की पब्लिकेशंस कितनी है, आपने किन किन टेक्निक्स पे काम किया और आप लिख कितना अच्छा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एक अच्छी एग्जांपल है, जब मैं पोलैंड था तो मेरी सुपरवाइजर ने मुझे बुलाया, मुझे कहती तुम्हारी कितनी पब्लिकेशंस है, मैंने कहा कि मेरी 4 या 5 पब्लिकेशंस है। मुझे कहती मुझे सेंड करो वो, मैंने उसको सेंड किया तो उन्होंने देख के मुझे कहा कि तुम लिख अच्छा लेते हो, तो क्या तुम मेरे साथ प्रोजेक्ट में काम करोगे? अगर तुम मेरे लिए लिखोगे तो मैं तुम्हें एज ए को ऑथर अपने प्रोजेक्ट में शामिल करूंगी। मैंने कहा कि ज़रूर मैं आपके लिए लिखूंगा। तो मैंने उधर एक लेंटी वायरस पे एक प्रोजेक्ट लिख के देख रहा हूँ, और उसके बाद एक ओवाइन मोलेकुलर जेनेटिक्स पे काम था, तो उस पर काम किया। तो उसका मैंने इंट्रोडक्शन, मटेरियल, मेथड और थोड़े डिस्कशन सेक्शंस पे पार्टिसिपेट किया। तो अब इस तरह ये रोल है कि राइटिंग स्किल्स आपको किस तरह अपने करियर बनाने में हेल्पफुल साबित हो सकती है। रीजन ये भी है कि जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, आई थिंक उनका भी इंग्लिश के ऊपर इतना नहीं है, मतलब कि हाँ अच्छा, तो आपको वो प्रेफर करते हैं। एशियन, इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेश वालों को ये लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि इंग्लिश अच्छी होती है, साइंटिफिक स्किल्स, साइंटिफिक राइटिंग अच्छी होती है ऑलमोस्ट हमारी कंट्री के स्टूडेंट्स की। एमफिल में जिन लोगों ने थीसिस लिखा होता है वो बहुत अच्छा मतलब कि निकल के आते हैं इस चीज़ में। तो और मैं एक और यहाँ पे चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जो मेरे जूनियर्स हैं, जिस तरह वो 7वें 8वें सेमेस्टर में अभी, तो मतलब वो कहते हैं करने को काम नहीं है, तो अगर कोई रिसर्च करनी है तो आप रिव्यू आर्टिकल लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप साइंटिफिक इंडेक्स जर्नल की पब्लिकेशन का ही सोचें आप। अभी हमने नॉन साइंटिफिक इंडेक्स जर्नल में भी पब्लिकेशंस करवाई हैं, रिव्यू आर्टिकल्स की। मतलब कि पब्लिकेशन आपकी सीवी स्ट्रॉन्ग करती है। तो आप छोटे छोटे स्टेप से कर लें शुरू, आप रिव्यू आर्टिकल लिख लें। रिव्यू आर्टिकल जो हॉट टॉपिक चल रहा है हमारी फील्ड से रिलेटेड, ठीक है, उससे रिलेटेड आप रिव्यू आर्टिकल लिख के अपना स्टार्ट लें। क्लिनिक पे अगर आप जाकर किसी टीचर के साथ अटैच होकर रिसर्च करना चाहें तो आप बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, केसेस को लेकर, पेट्स को लेकर, मेडिसिन के केसेस को लेकर आप बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप पैथो की लैब में जाएं, पैथो की लैब वाले टीचर्स का कंसर्न, आप उनके साथ मिलकर आप बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते हैं। जो जो सैंपल्स आ रहे हैं उनके साथ मिलकर आप अच्छी रिसर्च कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये वक्त है सीवी स्ट्रॉन्ग करने का। जितनी अच्छी आपकी सीवी होगी
उतने ही जल्दी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर आपकी सीवी में कोई पब्लिकेशन नहीं है, कोई अच्छी कॉन्फ्रेंस नहीं है, या कोई अच्छा पोस्टर प्रेजेंटेशन, ओरल प्रेजेंटेशन नहीं है, तो कम चांसेस है, क्योंकि एकेडमिक्स एक हद तक सपोर्ट करती है, लेकिन उसके बाद आपको अपनी सीवी और अपनी स्किल्स और अपनी कैपेबिलिटीज, कैपिटेंसीज पे आगे बढ़ना होता है। तो ट्राई करेंगे इनको करें। और आखिरी मेरा मैसेज ये है कि स्पेशली ये वीडियो जो है वो जंग के स्टूडेंट्स के लिए, सिवास जंग के स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है। तो मैं ये कहूँगा कि जंग एक छोटा इदारा नहीं है। अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं ना, तो जंग नहीं है, वो दुनिया के साथ कनेक्टेड है और वो ग्लोबल विलेज है। और ग्लोबल विलेज के अंदर है कि अगर फिर भी आप सिर्फ जंग, टोबा, टेक सिंह, गुजरांवाला, लाहौर तक महदूद रहते हैं ना, तो मैं समझूंगा कि ये आपका अपना कसूर है, इसमें किसी और का कोई कसूर नहीं है। तो ट्राई करें कि इंटरनेट का जो यूज़ है ना, वो बेहतरीन बनाए। एक ग्लोबल विलेज को सोचते हुए कि आपने दुनिया के लिए काम करना है, उसके लिए निकलें। और सबसे मज़े की बात यह कि रिसर्च प्रपोजल्स उस तरह का डिज़ाइन करें जो यूनाइटेड स्टेट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अकॉर्डिंग है। 17 यूनाइटेड स्टेट्स के सस्टेनेबल प्रोग्राम्स हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर कोई भी आप प्रपोजल सेट करोगे तो उनमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, क्योंकि उनमें गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ज़्यादा है और उनमें प्रोजेक्ट्स भी ज़्यादा हैं, तो आपको उसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत जल्द मिल जाती है। हम ना कोशिश करेंगे इस चीज़ को लेकर, जो क्योंकि ये टोटली एक डिफरेंट चला जाना है, काफ़ी लंबी ये चीज़ ना, हम इसको लेकर एक दोबारा एक वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने वो उसमें मेरे ख्याल में निशान ने किया था, ग्लोबल वो जो था एनवायरमेंटल कंट्रोल प्रोग्राम था, उस 2-4 प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो समर स्कूल्स हैं, उसके बाद लीडरशिप प्रोग्राम्स हैं, उनको लेकर हम लोगों ने उनमें भी अप्लाई किया है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं उनमें भी। उनको लेकर हम एक अलग वीडियो भी बना देंगे, उनके लिए भी एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है। ये सब कुछ आप अपनी ग्रेजुएशन के दौरान कर सकते हैं। 7th-8th सेमेस्टर से आप शुरू कर सकते हैं इसकी तैयारियां। आप किसी भी समर के दौरान, अपने 3 माह की छुट्टियों के दौरान निकल सकते हैं ऐसे प्रोग्राम पे, और अच्छी फंडिंग होती है इन सारों की चीज़ों की, मतलब कि। और अगर आप सिवास जंग की हिस्ट्री देखें तो 2006 में आई थिंक से पहला बैच निकला था, पहला बैच आया था। तो 2006 के बैच से लेकर अभी तक जितने भी बैच आए हैं, उनके हर बैच में आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे वो, लेकिन फिर भी वो बड़े बड़े अच्छे स्कॉलरशिप, PhD, MPhil करके आए बाहर से। आपको हर बैच में कई आपको अच्छी तादाद मिलेगी स्कॉलरशिप में निकले। हमारे अब कई जूनियर्स हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सीनियर्स बड़े बड़े निकले हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे हैं, हमारे बिल्कुल रिसेंट सीनियर्स ऑस्ट्रेलिया में हैं। और ये क्या कहते हैं, और यही आप लोग अपॉर्चुनिटीज़ गेन कर सकते हैं जो हमारे जूनियर्स, स्पेशली ये जूनियर्स के लिए, कि आप लोग जंग में रहकर इंटरनेट का अच्छा यूज़ करके बहुत अच्छे स्कॉलरशिप्स विन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।